हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे इस न्यू चैनल पे जिसका नाम है वर्चुअल लर्निंग। और मैं हूं पीयूष। आज शुरू करते हैं मेरे साथ बिजनेस लॉ। तो आज हम बिजनेस लॉ का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कवर कर लें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन। शुरू करते हैं। तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप एक बार खुद से सवाल कीजिए कि आपको ये बिज़नेस लॉ का मतलब पता है क्या? अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज हम पता कर लेते हैं। तो बिज़नेस लॉ में अगर लॉ की बात करें तो लॉ यानी कि रूल जो कि किसी देश की गवर्नमेंट बनाती है। लॉ का मतलब होता है कि ऐसा रूल जो कि हर देश के इंसान को फॉलो करना ही होता है। उसका हम कोई बहाना नहीं बना सकते। अगर उसको हम वॉयलेट करेंगे तो हमें सज़ा मिल सकती है। तो लॉ हो गया जो पूरे देश को फॉलो करना होता है, यानी कि हर एक इंसान को। और वही लॉस अगर हम बिजनेस में अप्लाई कर देते हैं या फिर वही लॉस अगर हम बिजनेस में पढ़ते हैं तो उनको बोलते हैं बिजनेस लॉस। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बिजनेस लॉस को पढ़ने वाले हैं, यानी कि बिजनेसेस के लॉस को। तो शुरू करते हैं। तो आप डेली सुनते होंगे कि बिजनेस में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, सेल परचेस होती है और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। एविडेंस भी होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट बना था। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो ज़्यादातर वो रिटर्न में ही बनते हैं, इसलिए उनका प्रूफ रह जाता है। ठीक है। और उस कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्टीज होती हैं उसमें जैसे पार्टी वन, पार्टी टू, किसी की कुछ ऑब्लिगेशन होती है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को कुछ प्रॉफिट होता है, किसी को कुछ डेट्रीमेंट्स मिलते हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट आया, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। इसमें लिखा है 1972, लेकिन ये गलत लिखा है। आप इसको एक बार करेक्ट कर लेना कि 1872 ही है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज इस कॉन्टेक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप देखते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ये जो एप्लीकेशन ऑफ द इंग्लिश लॉ है वो हमारे सिलेबस में थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि 1 मार्क्स का आ जाए, बहुत कम चांस है इसका आएगा। ये पढ़ेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और कैपेसिटी टू पार्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद कंसिडरेशन अगर हो सके तो, अगर होगा तो पढ़ लेंगे, पक्का पढ़ेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो यहाँ पर भी लिखा है 1872, वहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था। हाँ ठीक है। तो सॉरी, एक और बात बतानी थी। जो मैं ये पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ वो एसवाइल का है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। टू लेट स्टूडेंट्स नो अबाउट वॉइड एग्रीमेंट्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट आया, ये एक्ट आया 1872 में सितंबर 1 को। ठीक है। तरह तरह के और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं या फिर खरीदते हैं उस पर ये वाला एक्ट लगता है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देखिए, विद कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स, द पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनरशिप वाली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें लगता है पार्टनरशिप एक्ट। विद पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बनाए जाते हैं उन पर ये वाला एक्ट लगता है। ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ द इंग्लिश लॉ कहता है कि इन केस अ पर्टिकुलर मैटर इज नॉट कवर्ड बाय द एनी सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर कोई किसी सिचुएशन में अगर कोई एक्ट कवर नहीं होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और बाय एनी अदर लॉ इन इंडिया, और किसी लॉ जो इंडिया में बना हुआ है उसमें कवर नहीं होता, द कोर्ट्स में फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ, जो इंडियन की कोर्ट है वो इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद इंडियन कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस। और दिया गया है कि जो इंग्लिश लॉ के जो सर्कमस्टांसेस हैं, यानी कि कुछ भी कंडीशंस हैं, वो इंडिया के रूल्स या फिर लॉ को वॉयलेट ना करे या फिर उससे एकदम अलग ना हो। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज ओनली टू दोज कॉन्ट्रैक्ट्स दोज एग्रीमेंट्स विच आर वॉयलेट एंड इन्फोर्सिबल बाय लॉ। दो इंडिया के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो सारे अप्लाई होते हैं, वो सारे एग्रीमेंट्स को जो कि वैलिड हैं और इन्फोर्सिबल हैं, यानी कि सारे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल हैं
वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील किए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक 5 लाख की कार बेची, तो वो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील तो पहले किया जाता था, लेकिन अब वो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डील किया जाएगा। भले ही वो किसी और एक्ट में डील कर रहा है, लेकिन फिर भी द इंडियन एक्ट में तो, इंडियन की लॉ में तो डील किया ही जाएगा। अगर इसकी बात करें तो बाद में बात करते हैं, सॉरी। अब आगे देखते हैं, द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वंस वाइफ एंड चिल्ड्रन डज नॉट अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें सोशल एग्रीमेंट की, तो सोशल एग्रीमेंट वैसे एग्रीमेंट होते हैं जिनका इंटेंशन किसी लीगल रिलेशन को बनाना नहीं होता है। वैसे ही अगर एक ऑब्लिगेशन है मेंटेन वंस वाइफ, अपनी वाइफ को और अपनी चिल्ड्रन को मेंटेन करने का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये एक छोटी छोटी बातें थी, तो फिर शुरू करते हैं दोबारा से। मेन बात यहाँ से शुरू होती है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है जो कि लीगली इन्फोर्सिबल होता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो सारे इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सिबल होता है इन द कोर्ट ऑफ इंडियन लॉ, ठीक है, क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं। तो और देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। और अब अगर एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो अभी एकदम लेमन टर्म्स में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एग्री एग्रीमेंट यानी कि समझौता। समझौता जब होता है जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस किसी काम करने की या फिर किसी काम को ना करने की शो करता है किसी दूसरे पर्सन को, उसको बोलते हैं ऑफर। और जब सामने वाली पार्टी का एक्सेप्टेंस मिल जाता है या फिर असेंट या फिर वो अपनी हामी भर देता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस पूरा हो जाता है तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। और वही एग्रीमेंट जब लीगल इन्फोर्सेबल होता है, यानी कि अगर उस एग्रीमेंट को हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको समझ में आया होगा। अभी आप एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं गया रेस्टोरेंट में, मैं जाके बैठ गया और वेटर आया, मैंने उनसे बोला कि मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दो, या फिर और कुछ और भी मँगा लिया। मैंने खाना खाया, पैसे दे दिए। उसके बाद मैं बाहर जाता हूँ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं? हाँ, बन गया। मैंने बैठा, यानी कि मैंने ऑफ़र दिया। उन्होंने ऑफ़र दिया था, मैं बैठा आके, मैंने पानी माँगा, उन्होंने मेरे पानी का ऑफ़र दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने फिर एक्सेप्टेंस दिया, यानी कि उन्होंने मुझे सामान ला के दे दिया, कुछ भी था। ये बन गया एग्रीमेंट। क्योंकि वहाँ पर हमारा एक बिज़नेस के अंदर आ गए हम, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जो मैंने उनकी सर्विस यूज़ की वो एक एज ए बिज़नेस के कस्टमर की तरह ही यूज़ की, तो उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी थी। मान लो अगर उनके खाने से अगर मुझे कोई बीमारी हो जाती है, तो मैं उन पर क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं? अगर कर सकता हूँ तो यानी कि लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है। तो एग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ गई, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा आपको आसान लगेगा। तो एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। एग्रीमेंट एक ऐसा चीज होती है जो कि पार्टीज में लीगल डेफिनेशन राइज कर देती है, ठीक है। और वही एग्रीमेंट अगर कोर्ट में ले जा सकते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिबल होता है लॉ में, मेड बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज में बनाया जाता है। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। बाय विच राइट्स आर अक्वायर्ड बाय वन, एक पार्टी के पास राइट्स होते हैं, और मोर टू एक्ट्स और forbearances or the other, the party of the other or others। और किसी के पास forbearances होते हैं, यानी कि कुछ नुकसान, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ लिखिए, एग्री एग्रीमेंट एंड प्रोमिस इन्फोर्सिबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट और इन्फोर्स प्रॉमिस अगर इन्फोर्सिबल होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिक डेफिनेशन होगी। अब हमने ये जान लिया कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ऊपर ऊपर से जाना है, थोड़ा इसका थोड़ा डीपली जानते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको डीपली ही लिखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कोई भी एग्रीमेंट बना लो और उसको बोल देंगे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए कम से कम दो पार्टीज होना जरूरी है।
तो दो पार्टी, देखो देयर मस्ट बी टू पार्टीज टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम दो पार्टीज होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी बायलैटरल एंड द सेम पार्टी कैन नॉट बी अ पार्टी फॉर बोथ दी साइड्स। एक ही पार्टी दोनों साइड से नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपने आप से एग्रीमेंट नहीं बना सकता या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तो कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए और दोनों पार्टी अलग होनी चाहिए। अगर हम खरीदने बेचने की बात करें तो मान लो मैंने आपको 5 लाख की कार बेची, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपका अपने आप को ही 5 लाख की कार बेच दूंगा। मैं ही बायर हो गया, मैं ही सेलर हो गया, मुझे सामने वाले की एक्सेप्टेंस चाहिए और वो तो मैं खुद पर्सन हो ही नहीं सकता, ठीक है। नॉर कैन अ पार्टनर बी अ सर्वेंट ऑफ हिज ओन, एक पार्टनर भी अपना सर्वेंट नहीं हो सकता। फर्म एज अ मैन कैन नॉट बी हिज ओन एम्प्लॉयर, फर्म खुद भी अपनी एम्प्लॉयर नहीं हो सकती है खुद के लिए। अ पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, अ पर्सन अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस इज नोन एज प्रॉमिसर। तो दोबारा शुरू करता हूँ, मैं इसको समझाने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपनी कार बेच रहा हूँ 2 लाख रुपए में, तो मैं अपनी विलिंगनेस शो कर रहा हूँ किसी काम को करने के लिए, तो इसको बोल देंगे ऑफर। अब इस ऑफर को जो पर्सन दे रहा है यानी कि मैं, मुझे बोलेंगे ऑफरर। जिस पर्सन को ये ऑफर मिल रहा है उसको बोलेंगे ऑफरी। और अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दिया अपना यानी कि हाँ बोल दिया तो उसको बोलेंगे एक्सेप्टर, ठीक है। तो यही लिखा है द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस इज नोन एज द प्रॉमिसर। हाँ, प्रॉमिस और ऑफर एक ही चीज़ है। प्रॉमिस मुझे प्रॉमिसर भी बोलेंगे और या फिर ऑफरर भी, ठीक है। एंड द पर्सन टू होम प्रॉमिस इज मेड, जिसको प्रॉमिस या फिर ऑफर या फिर प्रपोजल, तीनों एक ही चीज़ है, इज मेड इज नोन एज द प्रॉमिस, उसको प्रॉमिस ही एक्सेप्टर या फिर ऑफरी कहेंगे, ठीक है। एक्सेप्टर उसको तभी कहेंगे जब उसने एक्सेप्टेंस दे दी अपनी, ठीक है। तो कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, उसमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए। A proposal from the side of one party to do or to abstain from doing a particular act, एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें कि एक ऑफर होगा और ऑफर उस चीज़ के लिए होगा किसी काम को करने के लिए या फिर किसी काम को ना करने के लिए, जिसमें हम या फिर किसी कोई एक पार्टी सामने वाली पार्टी को ये चीज़ बताती है अपनी विलिंगनेस यानी कि अपनी इच्छा किसी काम को करने की या फिर ना करने की, और जिससे कि वो किसी लीगल लीगल रिलेशन में आना चाहती हो और दोनों का मकसद हो लीगल रिलेशन में आने आने का, तो उसको बोलेंगे ऑफर। और जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। द मीटिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड कंसेंसस एट इडम। अच्छा, एक बात और कि जब मैंने आपको ऑफर दिया है तो मैं कुछ और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, आप कुछ और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो इसको ऑफर नहीं बोल सकते। और जब ये ऑफर नहीं है उसके बाद भी अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी किसी और चीज़ को समझते हुए तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। और एक्चुअली ये ऑफर और नहीं है, एग्रीमेंट भी नहीं है कुछ, और ये एक्सेप्टेंस इसकी जो मिलेगी वो एकदम वॉइड होगी और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। आप एन ऑब्लिगेशन की बात कर लेते हैं। ऑब्लिगेशन की बात करते थे। एन ऑब्लिगेशन इज अ लीगल ड्यूटी टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एक ऑब्लिगेशन एक ऐसी ड्यूटी होती है जिसमें हमको कोई काम करना या फिर ना करना होता है जो कि लीगली होता है, ठीक है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आगे बात करते हैं, देखिए मैं एक बार एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो मैंने एक एग्रीमेंट ये वाला बनाया, एक ये वाला बनाया, एक ये वाला बनाया और ये वाला बनाया, एक ये वाला बनाया, एक ये वाला बनाया। इनको जाने से पहले एक बात जान लेना कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि हर एग्रीमेंट जो लीगल इन्फोर्सेबल है उसी को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कोर्ट में ले जा सकते हैं। मान लो यहाँ पर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बनाया था हस्बैंड और वाइफ के बीच में बना था, ये बना था एक बिजनेसमैन के साथ दूसरे बिजनेसमैन का, ये भी हस्बैंड और वाइफ के साथ बना था। तो ये दो एग्रीमेंट है, इनको बोलेंगे सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। और ये वाला एग्रीमेंट है, मान लो ये भी जो बाकी के हैं ये वाले भी,
बिजनेस एग्रीमेंट्स हैं। इनका रिलेशन है, इनका इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तो इनको एग्रीमेंट बोलेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है आगे आगे। और ये नॉन सोशल एग्रीमेंट है, और ये सोशल एग्रीमेंट है जिनका इंटेंशन लीगल रिलेशन को बनाने का नहीं है, तो ये सिर्फ सोशल एग्रीमेंट ही हो पाएंगे और इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल पाएंगे। तो सारे एग्रीमेंट तो हैं लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यही वाले जिसको हम कोर्ट में ले जा सकते हैं, क्योंकि इनका इंटेंशन यानी कि मकसद लीगल रिलेशन क्रिएट करने का था या फिर कोर्ट में ले जाने का था। मान लो किसी एक पार्टी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, अपनी कोई बात पूरी नहीं करी, तो दूसरी पार्टी उस पे केस कर सकते हैं। लेकिन मान लो हस्बैंड और वाइफ में एग्रीमेंट बना, किसी ने एक अपनी बात पूरी नहीं करी, तो उसमें वो कोर्ट में नहीं ले जा सकते अपनी एग्रीमेंट्स को। तो इसलिए ये सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाएँगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएँगे। लेकिन ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों हैं, ठीक है? तो सारे एग्रीमेंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं ये एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि ये कम से कम पहले एग्रीमेंट्स तो थे ना, और ये भी एग्रीमेंट थे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे क्योंकि इनको केस में नहीं ले जा सकते कोर्ट में। तो शुरू करते हैं दोबारा से, समझ में आया होगा आपको। तो देखो क्या लिखा है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो शुरू करते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो मैंने अभी बताया था एग्रीमेंट इज़ अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन कॉन्ट्रैक्ट। देखो एग्रीमेंट सारी चीज़ें हैं इसलिए वाइडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ छोटी सी चीज़ है, ये वाली देखो ये वाली, इसलिए ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो मतलब छोटा, ब्रॉड मतलब बड़ा या फिर वाइडर। तो एग्रीमेंट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। एग्रीमेंट सारे हैं कॉन्सेप्ट देन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में, जो कि ये वाला ये छोटा है, ठीक है। ये सारे एग्रीमेंट्स हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो ऊपर वाले ही हैं, ठीक है। फिर शुरू करते हैं दोबारा से, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो ये लिखा है कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं रिलेटिंग टू सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। जितने भी सोशल एग्रीमेंट या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं सारे एग्रीमेंट्स ही रह जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। एन ऑब्लिगेशन आल्सो डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सिर्फ ऑब्लिगेशन है तो उसको भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए द मोस्ट usual form of agreement which do not constitute a contract are the agreements made between husband and wife। मान लो हस्बैंड और वाइफ में बहुत सारी एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके कुछ ऑब्लिगेशन भी होते हैं, लेकिन उस ऑब्लिगेशन से ही उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। इनका एक लीडिंग केस भी है कि बल्फोर वर्सेस बल्फोर। इसमें एक हस्बैंड वाइफ थे, दोनों के कास्ट सेम है, इसलिए बल्फोर बल्फोर ही है। हस्बैंड को कहीं काम पड़ा, उसको अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और देश में जाना पड़ा। उन्होंने बोला कि मैं कुछ टाइम तक आपको हर महीने का मेंटेनेंस यानी कि पैसा भेजता रहूँगा। एक कुछ महीने तक भेजते रहे, उसके बाद वो भूल गए पैसे देना, उनकी वाइफ बीमार पड़ गई, तो उन्होंने अपनी हस्बैंड पर केस कर दिया कि उन्होंने मुझे मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया। जब ये केस कोर्ट में गया तो उन्होंने लॉ ने बोला कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये जो आपने एग्रीमेंट बनाया है वो एक सोशल एग्रीमेंट है जिसका इंटेंशन लीगल रिलेशन को बनाने का नहीं था। यानी कि आपने बनाते समय नहीं सोचा था कि हम किस कोर्ट ऑफ लॉ में जा भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं होप करूँगा कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, एग्रीमेंट पढ़ लिया, ऑफरर, ऑफरी और ये सब चीज़ें पढ़ ली। आगे फिर पढ़ते हैं, तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी एसेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स वो पढ़ेंगे। तो पहली बात तो जो सेक्शन 10 ने हमें दी गई है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। जितने भी सारे एग्रीमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसकी भी शर्तें हैं, सारी नहीं है, शर्तें हैं। इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट के द्वारा बनाए गए हो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिन जिन पार्टी ने ये बनाया गया है एग्रीमेंट वो कॉम्पिटेंट हो, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन मिली हो वो लॉफुल हो, एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट देयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये सब चीज़ें देखो,
आगे पढ़ते हैं, इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। मान लो मैंने ऑफर दिया और आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो जो आप एक्सेप्टेंस दोगे वो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट भी बोलते हैं उसको। वो कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए, यानी कि आप अपनी मर्जी से कॉन्सेंट दे रहे हो, मेरे किसी दबाव में आकर नहीं दे रहे हो। अब अगर आप मेरे दबाव में आकर दोगे तो वो 5 तरीके हो सकते हैं, या फिर किसी और से इन्फ्लुएंस होकर दे रहे हो तो आपकी कंसेंट है या फिर एक्सेप्टेंस है आपकी मेरे प्रपोजल के ऊपर, वो फ्री नहीं है। और उसके भी कुछ 5 रीज़न हो सकते हैं या फिर 5 टाइप हो सकते हैं। पहला होता है कोर्शन, यानी कि मैं चाहूँ तो आपको डरा धमका के आपकी एक्सेप्टेंस ले सकता हूँ। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लीज़ सीरियस मत लेना। हो सकता है कि मैं कुछ गलत बता दूँ आपको, फ्रॉड कर दूँ आपके साथ, ये दूसरा केस हो सकता है। तीसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दूँ कि मैं अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा लूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर डॉक्टर और पेशेंट में डॉक्टर के पास पावर होती है कि वो अपने पेशेंट का फ़ायदा उठा सकता है। सॉरी, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं बस, ये एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं बस, ठीक है। चौथा होता है कि मैं मिस रिप्रेजेंटेशन कर दूं, कि मैं कुछ और बता दूं और उसका कुछ और मतलब हो, ठीक है। यानी कि मैं ऐसी बात बताऊं जो कि सच नहीं है, लेकिन मैं खुद ही मानता हूं कि वो सच है और आपको भी सच्ची बताऊं, वही बात बताऊं जो मैं मानता हूं। बाद में पता लगे कि वो बात गलत है, इसका मतलब मुझे अच्छे से नॉलेज नहीं थी उस बात की, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। पांचवी बात ये है कि जब मैं बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में बनेगा, तो आप कुछ और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मैं कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, तो हमारा मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, हम दोनों किसी एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो आपकी कंसेंट फिर भी फ्री नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, अगर इन 5 चीज़ों की वजह से नहीं हुई है तो। अगला है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है या फिर एग्रीमेंट, वो कॉम्पिटेंट है, यानी कि बनाने लायक थे। अब बनाने लायक कौन है? इंडियन गवर्नमेंट ने, या फिर इंडिया में जो एक्ट ऐसा लॉ है कि हर एक इंसान जो कि 18 साल का या फिर 18 साल से ज़्यादा का है उसको बोलते हैं मेजर, और एक हर मेजर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लायक है या फिर कॉम्पिटेंट है, ये कॉम्पिटेंट है। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं। ऐसे पर्सन हैं जो कि 18 साल के बाद भी कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते, वो कुछ ऐसे पर्सन हैं, यानी कि अनसाउंड पर्सन या फिर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसको, यानी कि ऐसे पर्सन जो कि मेंटली एकदम रीजनेबल जजमेंट नहीं ले सकते, एकदम अच्छा नहीं सोच सकते। और ल्यूनाटिक पर्सन, जिनको कुछ अटैक्स होते हैं, थोड़े से शॉक्स पड़ते हैं, लेकिन वो भी बना सकते हैं, लेकिन कब? जब वो ऐसे टाइम पीरियड में हो जब वो रीजनेबल जजमेंट ले सकते हो, ठीक है। अगला है फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो मैं अपना 2 लाख की बाइक आपको बेचना चाहता हूँ, या फिर कार, कुछ भी। और इस केस में मेरे पास से कार जा रही है और आपके पास से पैसे आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा मैं आपको अपनी कार दे रहा हूँ, मैं आपको अपनी कार दे रहा हूँ, तो आप मुझे क्या दे रहे हो? आप बोलोगे मुझे मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मेरे 2 लाख रुपए के लिए, सॉरी, मेरी कार के लिए जो वापस में रिटर्न मिल रहा है वो है 2 लाख रुपए। तो कंसिडरेशन मेरे लिए हो गया 2 लाख रुपए, और आपके लिए रिटर्न क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है मेरी कार, उसको बोलेंगे कंसिडरेशन, जो कि आपके 2 लाख रुपए के लिए है। यानी कि कंसिडरेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि रिटर्न में दी जाती है, ठीक है, जो कि रिटर्न में दी जाती है। एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसका गोल या फिर उसका मकसद लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। और वो कोई ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए जो कि एक्ट में मना किया गया हो या फिर किसी गवर्नमेंट ने मना किया हो, जिस भी देश में आप रहते हैं उसमें। अभी हम इंडिया की बात करें, अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो बहुत सारे, इतने सारे एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो पहली बात तो एग्रीमेंट्स होना चाहिए जिसमें कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर बन ही नहीं सकता। मस्ट कंडीशन है एग्रीमेंट बनने की, कॉन्ट्रैक्ट बनने की, जिसमें एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ही इंटेंशन होगा लीगल रिलेशन बनाने का, ठीक है। उसके बाद होगा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब कि एग्रीमेंट बनाने के बाद हमारा एग्रीमेंट वो था इंटेंशन कि हम किसी लीगल रिलेशन में आना चाहते हैं। यानी कि अगर कोई
भी पार्टी अगर अपना काम पूरा नहीं करती या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं निभाती है तो उसमें हम क्लेम कर सकते हैं, वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, देखो ये अभी मैंने बात की थी। फ्री कंसेंट जब भी होगी, यानी कि आपने जो एक्सेप्टेंस दी अपनी वो जब भी मानी जाएगी फ्री, जब तक आपकी कंसेंट 5 चीज़ों के अलावा बनी हो, जैसे कोर्शन, डरा धमका के, इन अगर डरा धमका के या फिर अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या फिर मिस्टेक, इन चीज़ों को हटा के अगर आपकी कंसेंट या फिर एक्सेप्टेंस ली गई है तो उसको बोलेंगे फ्री कंसेंट। और अगर इन चीज़ों के साथ ली गई है या फिर इसमें से किसी एक की का भी यूज़ किया गया है तो उसको फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे, इन्फ्लुएंस कंसेंट बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉन्टैक्ट बनने के लिए इन सारी ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो एग्रीमेंट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और ये बात की हमने, यानी कि एक्सेप्टेंस में क्या क्या होना चाहिए जिससे कि वो फ्री हो। और कॉम्पिटेंट पार्टीज होने चाहिए, यानी कि जो पार्टीज बना रही हैं कॉन्टैक्ट वो बनाने लायक हो, यानी कि 18 साल या फिर 18 साल से ज़्यादा हो। 18 साल का पर्सन को बोलते हैं मेजर, मतलब कि कॉम्पिटेंट पार्टीज में मेजर या फिर ऐसा पर्सन होना चाहिए जो मेजर भी हो और उसका माइंड ऐसा हो जो कि रीजनेबल जजमेंट ले सकता हो, ठीक है, यानी कि समझदार इंसान, लेमन टर्म्स में बात करें तो। और चौथा है लॉफुल कंसिडरेशन, जो भी हमारी कंसिडरेशन मिल रही है या फिर इन रिटर्न में हमें कुछ मिल रहा है किसी भी पार्टीज को, तो वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लिख कर का बिजनेस करें तो उसमें जो लीकर है वो तो इलीगल है अगर हम उसका लाइसेंस नहीं लेते हैं तो। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हमारा जो गोल है उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी अवैध या फिर इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए काम करें। अगर हम देशद्रोह के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो वो इलीगल हो जाएगा और उसके कारण हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इलीगल हो जाएगा, जिसके लिए हमें पनिशमेंट मिल सकती है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, अगर हम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जिसे लॉ ने खुद ही मना किया बनाने के लिए तो ऐसा भी नहीं बना सकते, अगर ऐसा बना लिया है एग्रीमेंट तो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वो इन्फोर्स होगा ही नहीं। हो सकता है कि पनिशमेंट मिल जाए उसे बनाने के बाद, क्योंकि वो इलीगल है, क्योंकि नॉट डिक्लेयर्ड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ। तो ऐसा होना चाहिए जिसे कोर्ट ने मना ना किया हो। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हमको ऐसा एग्रीमेंट बनाना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस हो सकती हो। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि मैं 5 मिनट में एक बिल्डिंग बना दूंगा तो ये तो इम्पॉसिबल वाला एक्ट हो गया, इसके लिए मैं एग्रीमेंट बना रहा हूँ। मैंने आपसे बोला कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो और 5 मिनट में मैं आपकी एक बिल्डिंग बना दूंगा तो ये तो इम्पॉसिबल एक्ट हो गया, तो इसके लिए एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। एग्रीमेंट बन गया तो वो भी वॉइड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता तो उसको हम कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते, ठीक है। अब कंप्लायंस विद लीगल लीगल फॉर्मेलिटीज़, कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी होती है जिसको फॉलो करना ही होता है। अगर हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जिसको कुछ शर्तें होती है बनाने के लिए, उसको फॉलो करना ही होता है तो फिर उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप अपना लैंड बेच रहे हो, अपनी ज़मीन बेच रहे हो, तो उसमें आपको जो कागजात होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स उनको रिटर्न होना ज़रूरी है। अगर रिटर्न नहीं होंगे तो सेल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब हमने देखो ये जो चीज़ मैंने ऊपर समझाई है वो नीचे दोबारा आ रही है तो दोबारा रिवीजन हो रहा है हमारा, ठीक है। एग्रीमेंट मतलब कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा तो उसको बोलेंगे एग्रीमेंट, जिसमें कि देखो लीगल डेफिनेशन दी रखी है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईदर। कंसिडरेशन मतलब कि रिटर्न में कुछ मिल रहा है। मैंने आपसे बोला कि मैं आपको अपनी 2 लाख की कार बेच रहा हूँ, आप 2 लाख की कार बेच रहा हूँ 2 लाख के लिए ही, तो मैं आपको कार दूंगा, मैं बोलूँगा आप मुझे क्या दे रहे हो कंसिडरेशन में, तो आपने बोला कि मैं कंसिडरेशन में आपको दे दूंगा 2 लाख रुपए, तो मेरी 2 लाख की कार के लिए कंसिडरेशन हो गया 2 लाख रुपए, मेरी कार के लिए कंसिडरेशन हो गया 2 लाख रुपए, और आपके 2 लाख के लिए आपको क्या मिल रही कार, तो आपके 2 लाख रुपए के लिए कंसिडरेशन हो गई कार। तो कंसिडरेशन किसका होता है, सामने वाले की प्रोमिस का या फिर ऑफर का, ठीक है, क्योंकि मैंने वही ऑफर किया था यानी कि कार। तो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ promises फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर,
The acceptance of an offer must be according to the mode prescribed and must be communicated. दो जो ऑफर होता है और उसका एक्सेप्टेंस उस मोड में होना चाहिए, यानी कि उस तरीके से उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए जो कि ऑफर करने वाले ने बताया है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपनी कार 2 लाख रुपए में बेच दूंगा, लेकिन आपको जो आंसर देना है मुझे लिख कर ही देना है और लेटर में देना है, तो आपको लेटर में ही देना पड़ेगा। अगर आपने फ़ोन कॉल करके बता दिया तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वो, ठीक है। तो देखो वही लिखा है, मोड प्रेस्क्राइब्ड एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर। एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस विद टर्म्स विच आर क्लियर एंड सर्टेन। एग्रीमेंट बनाते हैं हम, वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम परफॉर्म कर सकें। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 2 मिनट में मैं घर बना दूंगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ऐसा एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, जो कि वॉइड है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हमें ऐसा एग्रीमेंट बनाना चाहिए या फिर एग्रीमेंट जो बना रहे हैं जिसका इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने का है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। इसका केस है बल्फोर वर्सेस बल्फोर का, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फ्री कॉन्सेंट, हमने बताया कि अगर हम एक्सेप्टेंस ले रहे हैं सामने वाली पार्टीज की, तो एक्सेप्टेंस ऐसी होनी चाहिए जो कि वो खुद अपनी मर्जी से दे और उसकी एक्सेप्टेंस किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो, किसी भी चीज़ के कारण प्रभावित नहीं की गई हो, उसी को बोलेंगे फ्री कॉन्सेंट, ठीक है। अब नो कंसेंट और फ्री कॉन्सेंट में इतना अंतर है कि नो कंसेंट का मतलब है कि आपने एक्सेप्टेंस या फिर जिसको ऑफर दिया गया है उसने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी, लेकिन नो फ्री कॉन्सेंट का मतलब है कि कंसेंट तो दे दी लेकिन फ्री नहीं है। वो कंसेंट जो मिली है वो किसी और इन्फ्लुएंस के कारण मिली है या फिर किसी और प्रभाव के कारण मिली है, जिसको हम फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे। इसका इसलिए लिखा है कि नो फ्री कंसेंट, कंसेंट तो मिल गई लेकिन फ्री नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अगर हम 18 साल से कम के पर्सन के साथ यानी कि माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मान लो अगर हमने उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना भी लिया और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, तब भी हम उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माइनर के पास अपनी अपने आप को बचाने का पूरा राइट है और उसके एसेट कभी इतने होते ही नहीं है कि जिससे कि उसकी लायबिलिटी उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि हम जब भी एग्रीमेंट बनाए या फिर कॉन्ट्रैक्ट, तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ ही बनाए जिससे कि हमें भी कोई नुकसान ना हो। देखो क्या लिखा है, एटलीस्ट 2 persons आर एसेंशियल फॉर एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वनसेल्फ एक्सेप्ट इन डिफरेंट कैपेसिटी। ये 2 पर्सन वाला है, माइनर वाला इधर नहीं है, पर आप लिख के आना माइनर वाला ईरान। देखिए, इन इंडिया अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 18th ईयर ऑफ एज इज कंसिडर्ड टू बी अ माइनर। ये वाला है, फिर भी यहाँ नहीं दिया, सॉरी। लॉफुल कंसिडरेशन, देखिए कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। विदाउट कंसिडरेशन इज वेयर अ प्रॉमिस, यानी कि अगर मैंने बोला कि आपको मैं अपनी कार दूंगा और आपने कुछ बोला नहीं कि मैं आपको क्या दूंगा, तो वो मेरा सिर्फ प्रॉमिस है जिसमें कि मुझे आपका कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 लाख रुपए। तो उसको सिर्फ प्रॉमिस ही कहेंगे जो कि मेरा है आपको देने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। इज नॉट बाइंडिंग, और ये बाइंडिंग नहीं है, जरूरी नहीं कि मैं दूंगा ही, और मेरे लिए ऑब्लिगेशन भी नहीं है क्योंकि मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपको 2 लाख वाली कार दूंगा आपको 2 लाख रुपए में, और आप बोलते हो 2 लाख में हाँ मैं ले लूँगा, तो उस केस में अगर मैं मना भी कर देता हूँ तो आप मुझे पर तब भी केस कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैंने मना करके आपका कुछ नुकसान कर दिया हो, तो उस केस में आपको डैमेज मिल सकते हैं या फिर पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ही पूरा किया जाए, ठीक है। दिस समथिंग इज रिटर्न इज टर्म्ड एज कंसिडरेशन। देखिए, दिस समथिंग इन रिटर्न इज टर्म्ड एज कंसिडरेशन। जो रिटर्न में कुछ भी मिला जाता है उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय द प्रोमिसी। कंसिडरेशन एक प्राइस होता है पेड बाय द प्रोमिसी, जिसको प्रॉमिस किया गया है वो पे करता है फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रॉमिसर, और ऑब्लिगेशन के प्रॉमिसर के ऑब्लिगेशन की, ठीक है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी अ बेनिफिट टू द प्रॉमिसर। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एक प्रॉफिट ही हो या फिर बेनिफिट हो टू द प्रॉमिसर, जो कि जिसने ऑफर दिया था। इफ द प्रोमिसी हैज सफर्ड सम लॉस और डेट्रीमेंट,
जिसको प्रॉमिस किया गया है उसने अगर कोई लॉस सफ़र किया है, इट विल बी टेकन सफिशिएंट, इसको सफिशिएंट माना जाएगा। कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिसर टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, उसके लिए यानी कि प्रॉमिसर के लिए, तो उसकी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लीगल ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर गोल है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का, अगर लीगल नहीं है या फिर इलीगल है तो उसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। या फिर अगर हमारा कोई भी गोल है उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का जिसे गवर्नमेंट ने खुद ही मना किया है, तो वो भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वही इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जिसका ऑब्जेक्ट इलीगल है, ठीक है। और वो अनइन्फोर्सेबल होगा, यानी कि जिसे हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लो दो दोस्तों ने, राम और श्याम ने एग्रीमेंट किया कि हम कल से लिकर का बिजनेस शुरू करेंगे, और ये एग्रीमेंट बन गया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। ऐसा मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कभी इनको मना नहीं किया था, या फिर ऐसी रूल दे रखे थे, या फिर उनको अलाउ कर रखा था ये सब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया कि लिकर का बिजनेस नहीं कर सकते जब तक लाइसेंस आप लोगे नहीं। उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया था और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो है इलीगल। पहले तो वैलिड था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया अपना, तो ये हो गया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि अब इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। अब नो एग्रीमेंट कैन बी अलाउड टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं बना सकते जो कि प्रोविजन ऑफ लॉ यानी कि किसी भी देश का कानून को तोड़े, और टू कॉज इंजरी टू पर्सन, और किसी भी देश के पर्सन को, यानी कि जिस देश में रहे उसी पर्सन को कोई इंजरी ना करे, यानी कि नुकसान ना करे, और प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान ना करे ऑफ एनी पर्सन, और टू अचीव फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट, और किसी कोई ऑब्जेक्ट को फुलफिल या फिर पाने का उनका कोई उद्देश्य ना हो। तो कुल मिला के लीगल ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है जिसमें कि जो गवर्नमेंट कभी मना नहीं करती, जिससे कि किसी सिविलियन या फिर पब्लिक का नुकसान नहीं होता, या फिर उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होता। लीगल ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम रख सकते हैं अपने कॉन्टेक्ट के लिए, जिससे किसी का भी नुकसान नहीं होता, और गवर्नमेंट हमको अलाउ करती है उस चीज़ के लिए, ठीक है।